हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे हिंदी के बारे में, जिसमें हमने भाषा शब्द का मतलब देखा। भाषा का मतलब जो है भाष धातु से बना हुआ है, इसका मतलब होता है प्रकट करना। इसके बाद में हमने भाषा या हिंदी भाषा की बात करें तो उसमें 3 अवयव देखे थे, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य ये देखे थे। उसके बाद में ये देखा था कि हमने हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं। कुल है 44 वर्ण, जिसमें से 11 तो स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, और कुछ मिश्रित शब्द भी, संयुक्त व्यंजन भी हैं। जैसे हमने क्ष की बात की, त्रय की बात की और ज्ञ की बात की, एक श्रय की बात की, ठीक है। और कुछ विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं, उनकी भी बात हम करेंगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, जिसमें स्पर्शी व्यंजन थे, ठीक है। जैसे और उनको कै वर्ग, जैसे कि कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग, पै वर्ग, इस प्रकार से 5 तो वर्ग थे, ठीक है। कै खे गे घेंगे, चे छे जे झे, टे ठे डे ढेण, तै थे दे धने, पै फे वे भे में, ये सारे ये क्या है, स्पर्शी व्यंजन है। उसके बाद में अंतस्थ के बारे में बात की थी। जो अंतस्थ हैं वो य, र, ल और व, ये अंतस्थ थे। उसके बाद में ऊष्म वर्णों की बात की थी। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो उसमें 3 प्रकार के श आ जाते थे, श, स, श और ह, ठीक है। इस प्रकार से व्यंजनों को बांटा गया था। आज उसके आगे चलते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि स्पर्शी जो व्यंजन है वो किस प्रकार से होते हैं, अंतस्थ के कौन से होते हैं, ऊष्म कौन से होते हैं, संयुक्त अक्षर भी होते हैं। क्षय जो है कै और से के संयोग से बनता है, त्रय है त्रय, तय और रे के संयोग से बनता है, ज्ञ, जय और य के संयोग से बनता है। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 11 तो स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, अर्थात कुल 44 वर्ण हैं। अब 3 संयुक्त अक्षर है, मतलब 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने हुए शब्द जो हैं, वर्ण जो हैं, ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी वर्णों के उच्चारण स्थानों की। और वर्णों के उच्चारण स्थान अगर हम देखें तो हम ये बात कर चुके थे, मैंने आपको अच्छे से बताया था। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ये कंठ से बोले जाएंगे, ठीक है। ई से लेकर चू, य और श, चू का मतलब, कू का मतलब तो कै वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, ई चू ऐसा नाम, ये हो गए तालु से बोलने वाले। फिर री, टू, र और स, ये है मूर्धा के, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको पूरे उच्चारण स्थान आपको बताए थे। तो बात करते हैं उच्चारण स्थानों की। देखिए अ, आ, कै वर्ग, विसर्ग ये कंठ से है। ई, बड़ी, च वर्ग और ये किससे बोले जाते हैं, तालु से, ठीक है। री, ट वर्ग, र और श मूर्धा से। फिर लृतु लसानम दंता की में मैंने बात की थी, आप अच्छे से देखेंगे तो। लृ संस्कृत का जो वर्ण है, तय वर्ग, ल और सपेरा वाला से, ये दंत से, दांत से बोले जाते हैं। दोनों उ और पै वर्ग ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। फिर नासिका से जो मैंने बताया था कि वर्गों के जो अंतिम अक्षर हैं, यो, म, ङ, ण, न, म, ठीक है। अगर कै वर्ग का है ङ, च वर्ग का य, ट वर्ग का ण, तय वर्ग का न और पै वर्ग का मैं, ये नाक से बोले जाते हैं, नासिका से। अगर ए और ऐ की बात करें, ये तो कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोले जाते हैं। ओ और औ की बात करें, कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। केवल वे की बात करें, दंत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ, दंतोष्ठ से बोले जाते हैं। है स्वर यंत्र है, ये कंठ से भी बोला जाता है और जिह्वा से भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बताना चाह रहा था कि व्यंजन के भी 8 प्रकार होते हैं, और वो 8 प्रकार व्यंजन की कौन से होते हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। हाँ, सबसे पहले उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है स्पर्शी व्यंजन, कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकल जाती है। वाग यंत्र मतलब हमारे मुंह के किसी भाग से टच करती है और फिर बाहर निकल जाती है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो देखेंगे
कै खे गे घे, टे ठे डे ढे, ते थे दे धे, पे फे बे भे। ठीक है, च वर्ग जो है चे छे जे झे ये नहीं आते हैं। ठीक है ना, इनके अलावा मतलब चम्मच वाली लाइन के अलावा बाकी जो 4 वर्ग हैं उनके 4 अक्षर, उसे बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। फिर हम संघर्षी व्यंजन की बात करें तो संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है। मतलब जैसे अगर हमें स बोलना है तो जीभ जो है तालू से मुंह के ऊपरी भाग से जाके मिल जाएगी और इतनी पास में आ जाते हैं कि उनके बीच का मार्ग बहुत छोटा हो जाता है। और वायु जैसी उनसे निकलेगी, फेफड़ों से निकलने वाली, तो क्या करती हुई निकलेगी, घर्षण करती हुई निकलेगी। जैसे कि श, स, श, ह, ख, ज, फ। ठीक है, इस प्रकार से ये वर्ण है, उन्हें बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। फिर स्पर्श और संघर्षी दोनों की बात करें, मतलब पहले तो स्पर्शी अलग था, संघर्षी अलग था, अब स्पर्श और संघर्षी दोनों एक साथ में है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। जैसे मैं च की बात करूं, च, छ, ज, झ, तो पहली बात तो इनमें उच्चारण में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। और उसके बाद में क्या हो रहा है कि जैसे ही च बोल रहे हैं तो च के बाद में इन दो जैसे हम बोलेंगे तो हमारा जो बोलने का मतलब हम जहां से बोल रहे हैं च, ठीक है, तो वो वाला भाग है बहुत छोटा हो गया, तो उससे जो वायु निकल रही है घर्षण करती हुई निकल रही है तो वो संघर्षी हो गया, तो वो स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। च, छ, ज, झ ये स्पर्श संघर्षी में आते हैं। उसके बाद में नासिक की बात करें कि नासिक के कौन से होते हैं, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, जो वर्गों के अंतिम अक्षर हैं उनको नासिका से बोले जाते हैं। अगर आपको ng बोलना है तो नासिका से बोलना पड़ेगा, मतलब नाक का प्रमुख अंश होगा। हवा जो है मेनली नाक से निकलती है। फिर अगर पार्श्विक की बात करें, 5वां है पार्श्विक, तो पार्श्विक वो होते हैं कि जीव का जो अगला भाग है, ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने में जीव का जो अगला भाग है वो मसूड़े को छू जाता है। ठीक है, और जैसे ही मसूड़े से छुएगा और वायु है वो आसपास से निकल जाएगी, जीव के आसपास से निकल जाएगी। जैसे कि आप ल बोल के देखिए, ल, तो ल में आपकी जीभ है वो ऊपर की मसूड़े को छू जाएगी और वायु निकल जाएगी, ल। उसके बाद जैसे ही प्रकंपित की बात करेंगे, प्रकंपित ऐसे होते हैं जिनको उच्चारण करने में थोड़ा सा कंपन होता है 2 या 3 बार। जैसे रे की बात करें तो रे, री, तो इसमें जीभ है वो क्या है कंपन करती है, 2-3 बार जिह्वा जो है कंपन करती है, उसको प्रकंपित बोलते हैं। फिर उक्षिप्त की बात करें कि जैसे ही जीभ झटके के साथ, जीभ की जो नोक है झटके के साथ नीचे गिरती है वो उक्षिप्त या फेंका हुआ कहलाता है। जैसे ड, ड, ठीक है ना, ये उक्षिप्त हैं। फिर बात करते हैं संघर्षहीन की, कि संघर्षहीन ऐसे बोलते हैं जिनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। संघर्षहीन मतलब जिनको बिना कोई संघर्ष किए, ठीक है ना, बिना कोई संघर्ष किए वो आसानी से ध्वनि निकल जाती है उनकी। जैसे य, व, कोई मतलब आपको प्रयास करना ही नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, तो इसको अर्धस्वर भी कहा जाता है कि इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये 8 प्रकार के जो है व्यंजन थे। तो एक बार वापस देख लेते हैं कौन कौन से थे। सबसे हमने पहले बात की थी स्पर्शी की, और स्पर्शी के बाद में हमने बात की थी संघर्षी की। फिर तीसरी बात की थी हमने स्पर्श संघर्षी की। कहां गया ये रहा। सबसे पहले बात की हमने स्पर्शी की, दूसरा हमने बात किया संघर्षी की, तीसरा हमने बात किया स्पर्श संघर्षी की, चौथा नाक से बोले जाने वाले, 5वां पार्श्विक, और छठा जो है प्रकंपित है। फिर 7वां आ जाता है हमारा उक्षिप्त आ जाता है। फिर 8वां आ जाता है संघर्षहीन, जिसमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से ये 8 प्रकार के व्यंजन थे। अगर हम स्वरतंत्रियों की बात करें, स्वरतंत्री क्या होती हैं, जो गूंज होती है या हमारे जैसे रे बोलते हैं तो कंपन होता है, तो उन कंपनों के आधार पर भी हम क्या हैं, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वर्णों को घोष और अघोष 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, घोष का मतलब क्या होता है, घोष का मतलब होता है गूंज, मतलब
रिजिलेंस होना या फिर नाद होना, गुंजायमान होना, ठीक है ना, कंपन होना एक तरह से। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में, मतलब हमारे मुंह में एक बार कंपन होता है, उनको क्या बोलते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से घोष वर्ण होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो क वर्ग और च वर्ग आदि जो 5 वर्ग हैं, उनके अंतिम 3 अक्षर हैं, 3 वर्ण जो हैं, और ये र ल व है, ये क्या कहलाता है, घोष वर्ण कहलाते हैं। तो कुल संख्या कितनी होती है इनकी, 30 होती है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताऊं किस प्रकार से 30 होगी, कि जैसे क वर्ग है, तो क वर्ग का अंतिम 3 वर्ग, पहला तो क हो गया, दूसरा ख हो गया, तो ग, घ और ङ। च वर्ग की बात करें तो च वर्ग में ज, झ और य। ट वर्ग की बात करें ड, ढ और ण। त वर्ग की बात करें द, ध और न। प वर्ग की बात करें ब, भ, म। उसके अलावा कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। ठीक है ना, तो इस प्रकार से, और है आ गया एक है आ गया। ये सारे क्या हैं, घोष वर्ण हैं। ये सारे क्या हैं, घोष वर्ण। इनके साथ में देखिए ये तो हो गए 15, इनकी कुल संख्या हो गई 15। उसके बाद में ये हो गए 4 और एक 5, 20 तो ये हो गए, और 11 जो हो गए स्वर हो गए। स्वर जो होते हैं वो भी घोष वर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुल संख्या हो गई इनकी 30। जो स्वर होते हैं वो भी घोष वर्ण होते हैं, तो कुल संख्या इनकी 30 है। अब अघोष वर्ण कौन से होते हैं, घोष के बारे में आपको समझ में आ गया। घोष किसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोष वर्ण निम्न में से कौन से हैं। तो हम अगर घोष वर्णों की बात करें, घोष तो मतलब कंपायमान होना, वर्गों के अंतिम 3 वर्ण, अंतिम 3 वर्ण। और कौन से आ गए, य, र, ल, व, ये भी आ गए, है भी आ गया, और स्वर जो 11 स्वर हैं वो सारे के सारे घोष वर्ण कहलाते हैं। तो आपको ये हमेशा याद रख लेना है, ठीक है। फिर बात करते हैं अघोष की। अघोष किसे कहते हैं, अघोष कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता, प्राणवायु में क्या होता है, कंपन नहीं होता, कोई गूंज नहीं होती, वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो ये अघोष वर्ण कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब जो बचे कुछ हैं, मतलब अगर हम 44 की बात करें तो 44 में से जो बच गए हैं वो अघोष होंगे। एक कुल तो होते हैं 44 तो वर्ण होते हैं, उसमें से 30 तो घोष हो गए, और जो बच गए वो अघोष हो गए। इसका मतलब हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जो वर्ग हैं उनके तीसरे, चौथे, 5वें या अंतिम 3 वर्ण जो है वो घोष कहलाते हैं। तो पहले दूसरे कौन से हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। तो पहले दूसरे और बचे क्या, स, ये सारे वर्ण क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो अघोषों की भी बात कर लेते हैं। अघोष, तो अघोष में कौन कौन से आ गए, देखो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ठीक है। उसके बाद में स आ गए, श और स। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो कुल संख्या कितनी हो गई इनकी, 13, ठीक है। और वो कितने थे, 31 थे। अगर आप 11 गिनोगे, 15, 5, 20 और 11, 31 थे कुल, ठीक है ना। तो अगर इन वर्णों की संख्या देखेंगे तो कुल आ जाएगी 44। तो अघोष हो गए जिनमें कोई कंपन नहीं होता, प्राणवायु में कोई कंपन नहीं होता, ठीक है। फिर अल्प प्राण और महाप्राण की बात करते हैं। फिर इसमें आता है अल्प प्राण और महाप्राण। भाई इसमें श्वास वायु के आधार पे 2 भाग हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जिसमें अल्प प्राण जो होते हैं उनकी संख्या और महाप्राण उनकी संख्या अभी हम देख लेते हैं कितनी कितनी होती है। भाई अल्प प्राण किसे कहते हैं, कि जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प का मतलब थोड़ा और प्राण का मतलब प्राणवायु, तो हम कह सकते हैं जिनके उच्चारण में जो श्वास है या प्राणवायु है वो बहुत ज्यादा कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, ठीक है ना।
जैसे क वर्ग, च वर्ग आदि जो वर्ग हैं उनका पहला, तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या है? अल्प प्राण। यर, लव और स्वर ये अल्प प्राण है। अगर अल्प प्राणों की बात की जाए, जो अल्प प्राणों की बात की जाए तो पहला, तीसरा और पांचवा, ये तो वर्गों के। जैसे कि क वर्ग की बात करें तो पहला कौन सा हो गया? क, तीसरा कौन सा हो गया? ग और ng, ठीक है। अगर च वर्ग की बात करें तो च, ज और य। ट वर्ग की बात करें ट, ड और ण। त वर्ग की बात करें त, द और न। प वर्ग की बात करें प, भ, ये सॉरी ब और मैं। तो ये तो हो गया पहला, तीसरा और पांचवा। उसके अलावा कौन सा है? उसके अलावा होता है यर, लव और सभी स्वर। तो य, र, ल, व और 11 स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो 11 प्लस 4, 4 ये हो गए य, र, ल, व, तो 15 ये हो गए। और ये कितने हो गए? 3 और 5 दिए 15, तो ये कितने हो गए टोटल? 30 हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं महाप्राण की। तो महाप्राण कितने हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास, महा मतलब बहुत अधिक, श्वास वायु जो है अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। तो इसमें अब बच्चे कुछ आ जाएंगे, दूसरा, चौथा, तीनों स और है, ठीक है ना। तो ये आ जाएंगे इसमें। तो ये 30 हो गए, तो बच्चे कितने? अब 44 में से 14। तो महाप्राण कितने हैं? महाप्राण हो गए 14। तो महाप्राण की बात करते हैं। महाप्राण, तो महाप्राण अगर क वर्ग में आ जाता है तो क वर्ग में महाप्राण कौन सा होगा? दूसरा और चौथा। दूसरा है ख और घ। छ अगर च वर्ग की बात करें छ और झ। त वर्ग की बात करें ठ और ढ। अगर त वर्ग की बात करें थ और ध। अगर प वर्ग की बात करें तो फ और भ। फिर बचे कुचे क्या है? स, श, श और है, ठीक है। तो 10 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, बचे कितने? 14। तो ये हो गए महाप्राण। अब बात करते हैं अनुनासिक की। तो अनुनासिक में अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है। जैसे आ, ई, ऊ। मीन्स ये जो अनुस्वार शब्द है, अनुनासिक शब्द है, ये वाला, ये अगर किसी वर्ण के ऊपर लग जाता है तो वो अनुनासिक शब्द कहलाता है। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको ये व्यंजन समझ में आए होंगे। इसके बाद में हम देवनागरी लिपि का जो निर्धारित मानक रूप है कि उनकी मात्राएं कैसे होती है, कि अगर ए की बात करें तो ए में कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा इस प्रकार से होती है, ई की मात्रा, ये सब आप लोग जानते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए। अनुस्वार को इस प्रकार से लिखा जाता है, विसर्ग को इस प्रकार से लिखा जाता है, व्यंजन इस प्रकार से लिखे जाते हैं। अगर कोई संयुक्त व्यंजन लिखना है तो संयुक्त व्यंजन इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए कोई हलंत लिखना है, मतलब हल चिन्ह का मतलब होता है कोई आधा चिन्ह, जैसे मान लीजिए ग लिखना है, ये तो पूरा हो गया, लेकिन इसको आधा करना है तो नीचे इसकी टांग तोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हलंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा व्यंजनों का मानक और देवनागरी लिपि का मानक रूप, ठीक है, जिसमें हमने आज पढ़ा घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, कौन कौन से वर्ण होते हैं, कितने कितने वर्ण होते हैं, ठीक है। अगर घोष की बात करें तो 31 घोष वर्ण हैं, 13 अघोष हैं। अगर हम अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण कितने हैं, अभी हमने देखा था, ठीक है ना, तो 14 ये हो गए, बाकी बच्चे कुचे ये महाप्राण हैं 14, और बाकी बच्चे कुछ जो हैं वो अल्प प्राण हैं। 30 जो है अल्प प्राण है, 14 है महाप्राण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, मैं आपको बता देता हूं क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शब्द विचार, ठीक है, और शब्द विचार में भी हम देखेंगे तत्सम और तद्भव, ये शब्द कौन से होते हैं, तत्सम तद्भव, ठीक है। ये इस प्रकार से तद्भव और तत्सम शब्द हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे
दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द जैसे देशज शब्द हो गए, अपनी गढ़ंत वाले शब्द हो गए, द्रविड़ जातियों की भाषाओं के विदेशी शब्द कौन से हैं, अंग्रेजी भाषाओं के जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, अरबी भाषा से कौन से आए हैं, फारसी के कौन से आए हैं, पुर्तगाली से कौन से आए हैं, तुर्की से कौन से आए हैं, फ्रेंच से कौन से आए हैं, चीनी से कौन से हैं, डच से, जर्मनी से, जापानी से, तिब्बती से, रूसी से, यूनानी से, ठीक है ना, और संकर शब्द 2 भाषाओं के मिश्रित योग से बने हुए शब्द, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।